पूछने वाले थे कि आज मैंने स्टोरी देखी थी उनकी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हम्म। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो हम सिनेरियो लेके चलेंगे, उनकी वर्क और उनका एजुकेशन और जॉब, और उन्होंने किस किस फील्ड में उन्होंने वर्क किया है, और जो उनकी फेमस बुक है जूठन, उनमें एक्चुअली में उस टाइम क्या मैसेज था, और अब आज के रियल टाइम में क्या मैसेज होना चाहिए हम लोगों के यूथ में और हमारे सोशल लाइफ में। ठीक है, तो पहले उनका वर्क जान लेते हैं, कब उनकी वर्क हुई थी। तो उनका जो जन्म हुआ था 30 जून 1950 मुजफ्फरनगर में। ठीक है, और उनका एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन उनका एक गांव, अपने गांव में देहरादून में पढ़ाई की उन्होंने, और काफी प्रॉब्लम की फेस किया उन्होंने, फाइनेंशियल भी और सोशल भी, और मानसिक प्रॉब्लम भी बहुत सारी मिली हैं उनको। ठीक है, और उसके बाद वो कुछ दिन महाराष्ट्र में भी रहे। तो महाराष्ट्र में जब रहे तो उनको वो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखा और सुना। तो वहां से उन्होंने एक प्रेरणा ली कि हाँ, मुझे कुछ अलग करना चाहिए, और इस जो हमने अभी तक देखा है, अब हमने अभी तक जो झेला है, तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक जॉब भी की, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अधिकारी में काम भी किया है। ठीक है, और उन्होंने मोस्टली जो वर्क किया है, अपनी साहित्य रचनाओं में फिर वर्क करने लगे। तो ठीक है, उनकी कुछ फेमस जो साहित्य रचनाएं हैं, जिसमें परवेश सम्मान, जो उन्होंने कुछ पुरस्कार भी जीते, जैसे परवेश सम्मान है, और साहित्य भूषण है, और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार उन्होंने जीते हैं मोस्टली। ठीक है, और उनकी रचनाओं की बात करूं तो सबसे पहले उनके नंबर 1 पे आती है जूठन। ठीक है, और दूसरे पे और सदियों का संताप और सलाम। ये तो इनके बारे में हो गया, बट उनकी अगर जूठन जो बुक है, अगर उनका सुनेरियो लेके चले, तो उसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि देखिए कि जो उस वक्त, जैसे कोई अगर वेद वगैरह सुन लेता था, है ना, और तो उनके कानों में कुछ शीशा वगैरह डाल देते थे, या वो कुछ देख लेते थे, तो ऐसी जो प्रॉब्लम थी, फेसिस थी। तो उन्होंने उसमें एक तरीके का जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो 3 एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, और अपने साथ करो, है ना। तो ये जो 3 चीजें थी, उन्होंने साथ लेकर ही एक पूरी बुक राइट की थी। बट अगर उस सिचुएशन में, उस टाइम की सिचुएशन में देखो, तब हमारे पास उस टाइप के रिसोर्सेज थे, है ना। तो उन्होंने तब अपनी बात रखी थी। लेकिन जो करंट सिचुएशन में, इन माय ओपिनियन, वो क्या है कि हम लोग उस चीज को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन करंट वर्जन में उस तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे। जो हम चीज बुक्स तो पढ़ रहे हैं, राइट। तो जो बुक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आज की कंडीशन में अप्लाई करके देखें, जैसे मान लिया हम रिजर्वेशन के अगर बोलते, रिजर्वेशन के लिए हम बोलते हैं हम लोग, है ना। बट क्या है कि हमारे पास रिजर्वेशन के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि और भी चीजें हम बोल सकें उतना, क्योंकि हमारी एक तरीके बोलोगे, ये समझते हैं हमारी एक तरीके की रोटी है ये, अगर इनसे रोटी अगर छीन ली जाए, तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो वट क्या है कि सबसे मैं पिछला वाला वीडियो देख रहा था आलोक सर का, कि उन्होंने एक बात कही थी कि हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, अभी रिसोर्सेस हैं उतने, एजुकेशन लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ की तरीके से वो एक लिमिटेड है, बट हम अलग थिंकिंग नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें उस फील्ड में भी जाना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि उधर अगर ऑप्शन ज्यादा होंगे तो हमारे, तो हम ये जो चीज है उससे कई बड़ा, रिजर्वेशन से भी बड़ा कुछ और एक मुद्दा क्रिएट कर सकते हैं। और उनके पास टारगेट जो अभी एक बनता है ना, उनके सामने टारगेट बहुत सारे बनने लगेंगे, आई थिंक। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये बात बहुत सही कही आपने सर, इसी बारे में हम वर्क करने की सोच रहे हैं। हमारी प्लानिंग थी, बस वो थोड़ा लेट हो रहा है कि इसी पे हम आपसे ही बात करनी थी कि हाँ इस तरीके से कैसे वर्क करें। एक वेबिनार इसके इसके लिए ही चाहिए स्पेशली,
वो टाइम बन नहीं पा रहा है तो अरेंज नहीं हो पा रही है, क्योंकि सभी घर में कनेक्शन की प्रॉब्लम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट बार भी आलोक सर ने कहा था, हमने इस बात को पूरा ध्यान रखा था, और इस बार भी आपकी, और इसमें हमें पता है, हम यही मान के चल रहे हैं कि आपके साथ से ही हम इस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल। वेरी वेरी थैंक यू सर कि आपने इस बात को उठाया। वी आर ऑब्लाइज दैट यू आर विद अस विद दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग अप। थैंक यू सो मच। So now anyone want to speak can raise your hand or can comment on the chat. जय भीम एंड नमो बुद्धाय। आज के वेबिनार में मेरा टॉपिक है उर्मिला पवार, जो कि एक अच्छी राइटर थी, महाराष्ट्र से हैं। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। उनका जन्म हुआ था 1945 में अदान विलेज ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एंड महाराष्ट्र। और जो उनकी एजुकेशन थी वो मास्टर ऑफ आर्ट इन लिटरेचर इन मराठी लैंग्वेज में थी। जब वो छोटी थी तब बाबा साहब गुजर गए थे, तो वो बहुत उनसे इंस्पायर होती थी कि वो 12 साल की थी तभी बाबा साहब गुजरे हुए थे। तो उन्हें लगता था कि जैसे वो भी एक महार जाति से थी, तो उन्हें लगता था कि हमारी जाति बहुत पिछड़ी हुई है और हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। तो उन्होंने जब वो जब वो बाबा साहब से इतना इंस्पायर हुई तो उन्होंने एक बुक लिखी, द वेव ऑफ द माई लाइफ अ दलित वुमेन मेमोरीज, रिटन बाय मारिथी। मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी और जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है वो माया पंडित ने की हुई है। और वो जो ये बुक लिखी हुई है वो अपनी माँ से इंस्पायर होकर लिखी है, क्योंकि उसकी माँ एक वीएफ थी और वो अदनान, मराठी भाषा में बोलते हैं अदनानी। और जैसा बकेट होता है जिसमें फ्रूट्स वगैरह या ऐसे कैरी किए जाते हैं, उन उन चीज़ों को उन्होंने लिखी हुई है कि कैसे सोसाइटी में लोग फेस करते थे चीज़ों को, कि जो भी पिछड़े जाति के लोग थे वो समाज में कैसे रहते हैं, अपने अपने ससुराल पे हो या फिर अपने बचपन में जब स्कूल में कैसे कैसे उन्होंने जातिवाद को फेस किया। तो इस बुक के माध्यम से वो बताना चाहती थी। और इस बुक में उन्होंने टोटल 12 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो वो बताती हैं वीएव वर्ड्स का मतलब क्या है इस बुक में। तो द वीएव इज अ मेटाफर ऑफ द राइटिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय पवार, द लिव ऑफ डिफरेंट मेमोरीज ऑफ द हर फैमिली, her husband's family, her neighbors and classmates, all woven together in a narrative that gradually reveal different aspects of the everyday life of the Dalits and manifold ways in which caste assesses itself and grind them down। एंड अपने माँ के बारे में वो कहती हैं कि जैसा उनका एक्ट है वैसे वो भी एक राइटिंग के द्वारा लिखनी जाती है। तो उन्होंने अपनी बुक में एक लाइन बहुत अच्छी मेंशन की है कि माय मदर यूज्ड टू बिहेव अदनान्स एंड मराठी जेरेनिक टर्म्स ऑल द थिंग्स मेड फ्रॉम द बम्बूज। शी फाइंड दैट हर एक्ट वाज वेविंग एंड माय एक्ट ऑफ राइटिंग आर ऑर्गेनिकली लिंक्ड। द वेव इज अ सिमिलर, इट इज अ वेव ऑफ द पेन सफरिंग एंड along that link us। और जब पवार लिख रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपनी बुक में लिखी कि कैसे हम लोग समाज में डर की तरह रहते हैं, हमें हमारे समाज को आगे आना चाहिए और हमारे समाज को आकर बोलना चाहिए। तो उन्होंने अपने 12वें अध्याय पे जब बुक का अंत हो रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि द कम्युनिटी ग्रू अप विद अ सेंस ऑफ परसेप्चुअल insecurity, fearing that they could be attacked from all the four sides in the time of conflict. That in why there has always been a tendency in our people to shrink within ourselves like a tourist and proceed as a sales piece. Pawar eventually left known for Mumbai and where she fought for Dalit rights and become a majority figure in a Dalit literature movement। और बहुत और भी उन्होंने 3 बुक्स लिखी हुई हैं, बट जो द वेव ऑफ माई लाइफ है वो उनकी खुद की एक माँ की कहानी को बताते हुए कि कैसे उनकी माँ जब वो मार्केट जाती थी तो लोगों जब जिस गांव से निकलती थी, जो जो मतलब क्रॉस करने पड़ते थे उन्हें गांव, और जब वो जाती थी मार्केट की ओर तो कैसे कैसे उन पर गंदी गालियां पड़ती थी, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और काफी उन्हें फेस करना पड़ता था कास्टेज में। तो वो बोलती थी कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो अपनी राइटिंग स्किल से वो दलितों को उभारना चाहती थी। बस इसी साथ में जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत ही मशहूर कविता है, मैं पढ़ना चाहूँगा। चूल्हा मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की
मुठेरी पर हथेली आपकी, फसल ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर या देश। अ, इस कविता में वाल्मीकि जी ने हमारे समाज के बहुत सारे मुद्दों को इस कविता के माध्यम से बयां कर दिया है। साथियों, जैसा कि आलोक सर ने भी बोला था कि हमें अपने वर्तमान शिक्षा पर भी बातें करनी चाहिए। जो छोटे छोटे अभी हमारे समाज के बच्चे हैं, उनके पढ़ाई के लिए बातें करनी चाहिए। तो साथियों, जागृति क्लब के माध्यम से एक प्रयास करके कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो साथियों, इस समय इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है कि उन्हें फ्री में तो शिक्षा दी जा रही है, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके पीछे भी बहुत सारे राज हैं। उनके परिवार की स्थिति, उनका पढ़ाई में मन न लगने का कारण ये भी है कि उन्हें पूरा संसाधन नहीं मिल पाया है शुरू से ही। वो शुरू से ही खेलने में ज़्यादा ध्यान दिए हैं और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए भी वो सोचते हैं कि हमें अभी से ही अपना साथ देना चाहिए। उनके मन में ऐसी जो है एक तरीके से कल्पना बन गई है, और वो ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें अब सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई को शुरू करने से उनके परिवार की स्थिति हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले परिवार की तरफ से। नहीं तो घर के जितने भी काम धंधा करने वाले यानी उनके माता पिता हैं, वो काम पर ध्यान लगाते हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से कमाया जाए उसी पर से ध्यान लगाते हैं, और वो अपने छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर को ध्यान में रख करके हमें इस शिक्षा को चालू कर सकते हैं। नहीं तो हम अगर शिक्षा उनके लिए चालू भी कर देंगे तो वो पढ़ने नहीं आएंगे। फिर हमें उन्हें रोज रोज उनके घर जा करके उन पर दबाव बनाना, फिर उनको आने के लिए पढ़ने के लिए बोलना, ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो इससे संबंधित हम कुछ अलग कर पाए तो हमें इस पर सोचना चाहिए। थैंक यू। जय भीम साथियों, सबसे पहले तो मैं सुम्मा का शुक्रिया करना चाहूंगा कि सुम्मा के अथक प्रयास से आज हम एक बार दोबारा एक साथ मीटिंग में हैं जूम के थ्रू। और विजय बौद्ध का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनके प्रयास से हमारा क्लब का एक जो मोटो था कि गरीबों तक फ्री एजुकेशन पहुंचे, वो साथी विजय बौद्ध कर रहे हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आज मैं ये जो ललई सिंह यादव हैं, एक राइटर है, एक सोशल रिफॉर्मर भी है, सोशल वर्कर भी है, उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो ललई सिंह यादव को हम उत्तर भारत का पेरियार भी कहते हैं। ललई सिंह यादव के ने अपने गुरु के रूप में रामास्वामी पेरियार, जो कि साउथ में, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी, जिन्होंने छुआछूत के विषय में, छुआछूत को नष्ट करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। तो ललई सिंह यादव संत पेरियार से बहुत ही प्रभावित थे और उन्हीं के पथ प्रदर्शन में, उन्हीं के गाइडेंस में अपना वर्क करते थे। ललई सिंह यादव ने अपने जीवन काल में काफी कार्य किए। उन्होंने जातिवाद को नष्ट करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और इन्होंने एक वाक्य है इनकी लाइफ का जो कि जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि एक बार क्या था, इनके गांव में यादव थे और इनका एक मित्र था जिसका नाम था मंगल सिंह। तो मंगल सिंह अपनी जाति से वाल्मीकि था, तो लोग उनको मंगलिया करके बुलाते थे लोग उनको। तो मंगलिया का इतना सम्मान नहीं होता था गांव में जितना कि और लोगों का होता था, जितना और यादवों का होता था। तो एक बार जब सूखा पड़ा गांव में तो सभी के कुएं सूख गए और मंगल सिंह यानी मंगलिया को इससे
बहुत परेशानी हुई। उसने सोचा कि कुएं का पानी तो यहाँ सूख गया है, अब हम यादवों के कुएं से पानी हम ले लें तो हमारा जो रोज जीवन यापन है वो भी चलता रहे। तो जब ये यादवों के कुएं से पानी लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे छूने से कुएं का पानी अपवित्र हो जाएगा। अब ललई सिंह यादव को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी। उन्होंने इसको इन्होंने इस उन्होंने सॉरी तो बैटरी उन्होंने इसका समाधान करने के लिए एक तरकीब निकाली और इसी बीच जो पानी की समस्या थी मंगलिया की, उसको ललित सिंह यादव के द्वारा उसको पूर्ति किया गया और ललित सिंह यादव ने जिलाधिकारी से बात करके एक ब्लॉक में एक कुएं का निर्माण करवाया, जो कि जिस पर अधिकार मंगलिया का था और जिसमें पूरा धन लगाया गया था वो ललित सिंह यादव ने लगाया था। और मौसम बदला और समय बदला, अगली बार फिर सूखा पड़ा। इस बार इतना सूखा पड़ा कि जो यादवों के जो कुएं थे उनका भी पानी सूखने लगा। अब सभी यादवों ने कहा कि जो मंगलिया का कुआं है उससे पानी ले लिया जाए तो हमारा भी काम चलता रहेगा। लेकिन अब ललई सिंह यादव ने मंगलिया से कहा कि कोई भी यादव तुम्हारे कुएं में पानी लेने आए तो तुम उनको मना कर देना। मंगलिया तो गरीब आदमी और वो जाति से भी वाल्मीकि था, उसका इतना वर्चस्व भी नहीं था गांव में। वो कहता है कि मैं कैसे मना कर पाऊंगा, मुझे तो ये लोग मारेंगे या फिर मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो ललित सिंह यादव ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने मना कर दिया। और मंगलिया ने कहा कि मेरे कुएं से अगर यादव लोग पानी लेंगे तो मेरे कुएं का पानी भी अपवित्र हो जाएगा। जिस तरह से मेरे छूने से यादव आपके कुएं का पानी अपवित्र हो जाएगा, उसी तरह से आपके छूने से मेरे कुएं का पानी भी अपवित्र हो जाएगा। अब यादवों के सामने बड़ी समस्या थी, क्योंकि ललित सिंह यादव का गांव में काफी वर्चस्व था और ये एक समृद्ध परिवार से, संपन्न परिवार से भी आते थे। तो सभी लोग गए ललित सिंह यादव के पास, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान तो हो जाएगा, बस बस आपको कुछ चीजें करनी होगी कि आज के बाद अगर गांव में किसी यादव के यहाँ शादी समारोह या फिर कोई फंक्शन होता है तो उसमें वाल्मीकि समाज को भी बगल में बैठाकर साथ में खाना खिलाना पड़ेगा। और अगर वाल्मीकि समाज में भी कोई शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है तो उसमें यादव लोग भी अपने जाएंगे और साथ में बैठ के खाना खाएंगे उसी में वाल्मीकि समाज के साथ में। तो ये इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था जातिवाद को मिटाने में, जो कि आगे चलकर जिसका बहुत प्रभाव पड़ा। और एक किस्सा और है कि जब ललित सिंह यादव ने संत पेरियार की एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था सच्ची रामायण। सच्ची रामायण में बताया गया था कि जो द्रविड़ हैं उनको ऐसे राक्षस की तरह शो किया गया था कि, और जो मतलब कि राम और रावण का जो युद्ध था उसके थ्रू उन्होंने ये बताया था कि जो आर्य हैं वो द्रविड़ों से श्रेष्ठ है, रामायण में जो कहानी है उसके माध्यम से। लेकिन सच्ची रामायण में पेरियार ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, राम एक काल्पनिक पात्र है और ना आर बड़े हैं और ना द्रविड़ छोटे हैं, सब बराबर है। उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से ये जो मिथ फैला हुआ था कि आर महान है और द्रविड़ छोटे होते हैं, द्रविड़ काले होते हैं, द्रविड़ राक्षस होते हैं, द्रविड़ दानव होते हैं, इस टाइप की जो मिथ फैले हुए थे उनको उन्होंने अपनी किताब में काफी अच्छे से बताया। और ललित सिंह यादव ने उस किताब को पढ़ा और ललित सिंह यादव ने संत पेरियार से परमिशन मांगी कि मैं ये जो किताब है इसका संस्करण मैं हिंदी में करना चाहता हूँ और जो प्रचार प्रसार है उसको मैं उत्तर भारत में भी करना चाहता हूँ। तो संत पेरियार ने कह दिया कि आप हिंदी में कीजिए। और लेकिन समस्या ये थी कि किसी भी संपादक या बुक छापने वाले के पास जाते थे ललित सिंह यादव तो वो मना कर देता था। वो कहता था इसमें तो धर्म, हमारे धर्म के खिलाफ है,
बातें लिखी हुई हैं, हम इसको नहीं छाप सकते। तो ललित सिंह यादव ने अपनी जमीन बेच के 14-15 बीघा जमीन बेच के खुद का अपना प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की और उसी में उन्होंने किताब छपवाई। और जब किताब छप के सामने आई, हाथ में आई, तो उस पर बैन लगा दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन ललित सिंह यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ा और वो जीत गए, और इसकी उन्होंने भरपाई जो राशि भी थी, जिनका राशि थी, वो भी दिया गया और वो केस जीत गए। और आज सच्ची रामायण हम सबके सामने है। और मैं तो कहूंगा कि सच्ची रामायण में आप सबको भी, हमें साथियों को सबको पढ़नी चाहिए। इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे आर्यों ने कहानी के माध्यम से द्रविड़ों को कहा कि तुम छोटे हो, इस टाइप की जो साइकोलॉजिकल एक मिथ डेवलप की है आर्यों ने द्रविड़ों के प्रति, वो सब उसमें अच्छे से बताया गया है। तो थैंक यू। तो सभी साथियों को जय भीम। और थोड़ा सा लेट आने के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था इसमें, माइक में आवाज नहीं आ रही थी सही तरीके से, तो उसके लिए थोड़ी सी माफी चाहता हूँ। इसके अलावा ऑफ कोर्स अभी मैंने विजय के बारे में सुना, जो उन्होंने एक प्रयास जो शुरू किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब के जो 3 सूत्र थे, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, कई जो उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए थे, तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो यही आता है, शिक्षित बनो। तो सबसे पहले हमें शिक्षित ही होना है, और उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे क्लब ने जो प्रयास किए हैं और साथी विजय ने जो प्रयास किए हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो आज शुभमा ने ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, so that is on the account of remembering our Dalit poets and writers, and I think it is very important in today's time, because see, the thing is that we get our inspiration from the people who have done something in their past. And as far as the upper caste is concerned in India, they do have this kind of legacy. They have so many leaders in the past whom they can can get incentives from, can get some fillip from, then they can be motivated from. But when it comes to Dalit leaders, there have been many leaders, of course, but the problem is that the point that I made out in the last meeting also, that कि हमारे जो लीडर्स होते हैं उनको छुपाया जाता है, उनकी हिस्ट्री को छुपाया जाता है, उनके कामों को छुपाया जाता है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन वी रियली नीड टू थिंक ओवर दैट हु वर आवर एक्चुअल लीडर्स, और उनके जो काम थे, उनकी जो राइटिंग्स थी, उनको पढ़ना आज बहुत ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें उन्हीं से मोटिवेशन मिल सकता है। जितने भी अपर कास्ट लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिखा है, वो किसी न किसी एजेंडा, किसी न किसी एक मोटिवेटेड तरीके से लिखा हुआ है, एक प्री मेडिटेटेड उनका पूरा तरीके से एजेंडा रहा है। लेकिन जो हमारे रियल दलित लीडर्स हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम व्हेन वी नीड टू read our writers and poets. तो थैंक यू शुभमा, तुमने ये एक तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज की इसके बारे में। तो आज मैं जिन शख्सियत के बारे में बोलना चाहूँगा वो हैं बेबीताई कांबले जी। शी वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र बेसिकली, और इनको मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि हमारे जो दलित राइटर्स हैं उसमें पहले तो राइटर्स ही बहुत कम है, और उसके बाद जब दलित विमेन राइटर्स की बात आती है तो वो और भी कम हो जाती हैं। तो आई थिंक जो हमारी लेडीज हैं, जो हमारे आज की जो पीढ़ी है जिसमें जो महिलाएं हैं, उनको सशक्त करने का भी ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम उनके बारे में जानें, जो हमारी दलित विमेन राइटर्स थी, क्योंकि वो एक ट्रू फेमिनिज्म को शो करती थी। इसलिए नहीं कि just because they were women, but also because they had gone through a lot of discrimination which was multi-layered, be it caste discrimination, then gender discrimination, then patriarchy within the women also. तो उन्होंने ये जो मल्टी लेयर डिस्क्रिमिनेशन सहा है, तो आई थिंक उसकी वजह से उनकी जो राइटिंग्स हैं वो बहुत ही उभर कर सामने आती हैं। तो अभी अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि जो बेबीताई कांबले जी थी, उनका जन्म जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। महाराष्ट्र स्टेट में हुआ था उनका। एक वो महार जाति से बिलोंग करती थी, वही कास्ट जिससे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ताल्लुक रखते थे। उनके जो पिताजी थे वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे, जो ग्रैंड अंकल्स थे,
वो ब्रिटिशर्स के यहाँ पे बटलर का काम करते थे। तो कह सकते हैं कि उनकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस था वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, जिसकी वजह से उन्हें शिक्षा का महत्व मालूम था कि शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसके यहाँ पे रोटी खाने को नहीं होती वो पहले रोटी की सोचता है, लेकिन जिसके यहाँ पे कम से कम पेट भरा होता है तो वो आगे के बारे में भी सोचता है। तो शी वॉज इकोनॉमिकली लिटिल स्टेबल, so that is why she was able to read and write. She managed to do that. After that, she went to school which was basically dominated by the Brahmin people, you know, and because of which she was segregated, she was discriminated, and she was made to sit, you know, in a corner. She was not allowed to become a mainstream student with the other classmates who were the basically the Brahmins or the upper caste Hindus. You know, so she and her, you know, one or two other classmates, they were asked to sit in a corner of the class because they were you know, Dalit, and they come from the untouchable community. And as I said earlier that she was also the victim of patriarchy. तो जब 13 साल की ही उनकी उम्र थी, उस समय उनकी शादी कर दी गई थी। और उनके जो पति थे उनका नाम था कोंडेबा काम्बले। और इसके बाद जब उनकी शादी हुई, लेकिन जो उनके अंदर पढ़ने की लगन थी और जो समाज के प्रति कुछ करने का जो उनका जज्बा था वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। उन्होंने उस टाइम पर भी जब उनकी शादी हो गई थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके एक बिजनेस शुरू किया था, अंगूर बेचने का बिजनेस किया था, और जो काफी सक्सेसफुल रहा। और सक्सेसफुल रहने के साथ-साथ फिर उन्होंने वेजिटेबल शॉप खोली। फिर वेजिटेबल में जब उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, तो उन्होंने फूड और ग्रोसरीज़ का भी काम शुरू किया था। और उनके जो ज़्यादातर जो उनके कस्टमर्स हुआ करते थे, they were basically from the Mahar community. As far as Baby Kamble is concerned, so when it comes to the, you know, about the entrepreneurship, we only think about the you know, upper caste ladies, but I think Baby Kamble can also be a source of inspiration for many Dalit women also, because at that point of time when she was going through caste discrimination, when she was going through gender discrimination, she with the help of her husband, she managed to get some बिजनेस ऑफ ग्रेप्स। तो उन्होंने अंगूर बेचने का बिजनेस उस टाइम में शुरू किया था। उससे जब उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट शुरू हुआ तो उन्होंने वेजिटेबल शॉप शुरू की, और उससे थोड़ा सा जब उन्हें प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने फूड और ग्रोसरीज भी शुरू किया था। तो यू नो, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम सच लेडीज के यू नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट के जब दुनिया भी आपके अगेंस्ट होती है तो यू नो, फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक शी डेफिनेटली डिजर्व्स दैट दैट रिस्पेक्ट। इसके अलावा उन्होंने उसके बाद जो हम देखते हैं कि उनके जो कस्टमर्स थे, जो प्रीडोमिनेंटली जो थे वो महार कम्युनिटी से थे, जो अनटचेबल कम्युनिटी होती है उसी में से थे। तो यहाँ से भी हमें एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिल सकती है कि जैसे कि हमने बहुत बार सोचा है कि जो हमारे बिजनेस हैं वो अगर हम चाहें तो थोड़ा सा क्लोज बिजनेस रखते हुए अपने लोगों के द्वारा बिजनेस बना सकते हैं, और अपने लोगों के लिए बिजनेस बना सकते हैं, और अपने लोगों का बिजनेस बना सकते हैं। यानी द बिजनेस फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो थोड़ा सा सुधर सके। इसके अलावा जो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि उनके जो पढ़ने की लगन थी और जो समाज के प्रति कुछ करने का उनका जज्बा था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था शादी करने के बाद भी। तो उन्होंने वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, उन्होंने वहाँ वो ज्वाइन की, और जो न्यूज़पेपर उनके पास आते थे जिनमें वो पैकिंग करती थी, वहाँ से वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और जिनसे उन्हें एक मोटिवेशन मिला आगे लाइब्रेरी पढ़ने का, लाइब्रेरी में जाने का। तो वो वहाँ पर लाइब्रेरी में जाके पढ़ने लगी, और उसके बाद उन्होंने वहीं पर एक अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखना शुरू किया जिसका नाम था जीना अमूचा। Sorry if my Maharashtrian Marathi pronunciation is wrong, but it literal mean is life in English. So you know, the writings of Baby Tai Kamble is very crucial to learn and very crucial to read in today's time, is because of the fact that her level of writing was very much advanced, and it was completely filled with honesty and a sort of reflexivity that, you know, which is largely missing in the upper caste Hindu women. Why? Because they are not when they talk about feminism, they only talk about
certain aspects of life where they deal with the patriarchy. But when it comes to Babitai Kamble, her major portion of the book was actually about caste discrimination and gender discrimination, and also the patriarchy within the Dalit women itself. So it was multi-layered, which actually had a lot of incentive to read with. And also, not only this, but her writing was largely embedded with the pre-colonial era and the post-colonial era, so we can learn a lot about that, how the freedom struggle in India was, and how was it different from the caste movement, which was led by Dr. B.R. Ambedkar. And so it is a critical record of information that we really need to look upon. And not just this, I think every person in life has some sort of motivator, and so was with Babitai Kamble. She met a feminist scholar. Her name was Maxine Bernstein, and she encouraged Babitai Kamble to write her autobiography and publish her writings and novels, whatever she has written in her life, so that a number of people can learn a lot from her life and her struggle. So I really want to thank even Bernstein for actually encouraging Babitai Kamble for actually presenting her story of a struggle in this of India. And lastly, she also became the member of the Mahila Mandal in Faltan. Faltan is actually a town in Satara district of Maharashtra, and she was a very good member of the Mahila Mandal, where she worked against the caste discrimination, and she also joined Dr. B.R. Ambedkar in the caste movement that he led. And at the end, she started a government approved residential school for children, which were coming from the deprived community and the disadvantaged community in Nimbure district of Maharashtra. So there is a lot to learn from Babitai Kamble, and not just Babitai Kamble. There are so many other Dalit writers, especially the women writers, which really need to be glorified, because I think these are the people who can give us some inspiration. These are the people who can give us some incentive, and these are the people who can actually motivate us to become a better human being and to actually annihilate caste system that our Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar has always envisioned. So thank you, Shubhma, for letting me and giving an opportunity to talk upon on such prestigious women. Thank you so much. जय भीम। जय भीम। जय भीम। टुडे आज जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं दलित साहित्य और दलित राइटर और पोएट्स के बारे में। यदि सबसे पहले मैं ये पूछूं कि मुझे कुछ राइटर्स के नाम बताएं, तो मोस्टली का आंसर ये होगा कि जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन एंड मोर, क्योंकि हमने इनके बारे में पढ़ा है स्कूल टाइम में, कहीं ना कहीं इनकी कहानी या उनकी पोएम कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। लेकिन हम यदि दलित साहित्य के बारे में या दलित राइटर के बारे में पूछें तो हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते हैं कि वो कौन है। जैसे कि दलित साहित्य के B.R. अम्बेडकर, बाबूराव बघेल, नामदेव देसाई, काशीराम जी एंड कवि अग्रम मोराली, और भी बहुत राइटर्स हैं जिन्होंने दलित साहित्य लिखा है और दलितों की प्रॉब्लम्स जो थी वो उठाई हैं अपने साहित्य में। तो मैं आज ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित राइटर है उनके बारे में बात करने जाऊंगा। हालांकि इनके बारे में अभिषेक सारे और विजय ने भी बता दिया है, लेकिन मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। उनका जन्म 30 जून 1950 इन द विलेज ऑफ बारेला इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी उसमें हुआ था, मुजफ्फरनगर में। और उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो एमए तक की पूरी की थी और उसके बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब की थी। लेकिन जब वो अपनी जॉब के दौरान वो महाराष्ट्र गए थे तो वहां पर वो दलित साहित्य, दलित लेखकों के संपर्क में आए और उन्होंने फिर उसके बाद बाबा साहेब की किताबों का अध्ययन किया था, जिसका उन्होंने बहुत इफेक्ट पड़ा था उन पर। तो जब वो रिटायर हो गए थे तो फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से वो एज ए ऑफिसर रिटायर हुए थे और फिर वो देहरादून आ गए थे। तो उन्होंने दलित साहित्य के लिए बहुत ही योगदान दिया था। उन्होंने उसके विकास में बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दलित साहित्य की, और उन्होंने अपनी दलित लिटरेचर में जो दलितों की प्रॉब्लम थी, सोशल इकोनॉमिकली जो मोस्टली सोशल थी, वो प्रॉब्लम है उठाई थी। उनकी कुछ फेमस बुकें हैं जैसे सलामा, अब वो नहीं, और बहुत हो चुका, और झूठन। झूठन उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने बताया था कि जो उस टाइम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया में दलितों की क्या कंडीशन थी, और उन्होंने उसमें बताया था कि उनको क्या होता था कि जो फूड होता था वो प्लेट में छोड़ दिया जाता था, उनसे खाने के लिए दिया जाता था, और जब कहीं पर उन्हें अलग बिठाया जाता था पशुओं का, और उन्हें बिल्कुल अनटचेबल जो थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो झूठन खाएं और उनके साथ दूर रहें। तो उन्हें जो थे अवार्ड्स मिले, 1993 में अवार्ड मिला था डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल अवार्ड, एंड 2004 में न्यू इंडिया बुकर अवार्ड, एंड और also he was awarded सत्याग्रह भूषण अवार्ड 2008-2009 and he was died 17 नवंबर 2013 इन देहरादून में। 17 नवंबर 2013 को उनकी मृत्यु हो गई थी देहरादून में। तो ये तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जिन्होंने दलित साहित्य में बहुत योगदान दिया था, और दलितों की जो प्रॉब्लम थी वो उठाई थी अपने दलित साहित्य के द्वारा। थैंक यू।